वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम जीडी सर। मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर 10 डिस्कस करेंगे जो क्लास 10th के लिए है। बहुत आराम से समझिएगा। थ्योरी वैसे डिस्कस कर चुका हूं, अगर आपने नहीं बाय द वे रीड किया है तो पिछले वीडियोज़ में जाइएगा प्लेलिस्ट में और वहाँ से पहले थ्योरी पढ़िएगा, तभी एक्सरसाइज समझ में आएगी। यहाँ पर हम एनसीईआरटी पीडीएफ से आपको समझा रहे हैं। देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है, और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें। क्वेश्चन 1 इज़ दैट, अच्छा लाइक भी ज़रूरी है, चलो ठीक है, लाइक बाय कर दो। आइए क्वेश्चन 1 देखते हैं। जैसा कि थ्योरी में डिस्कस किया मैंने, द ह्यूमन आई कैन फोकस एन ऑन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेज बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। दिस इज ड्यू टू, देखिए ये होता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या होता है? पावर ऑफ एकोमोडेशन। होता क्या, मैं एक बार फिर से थोड़ा बता देना चाहता हूँ। व्हाट इज द पावर ऑफ एकोमोडेशन? देखिए आपको पता है हर एक लेंस की अपनी एक पावर होती है, एक फोकल लेंथ गिवन होती है, एक पावर गिवन होती है। जैसे आप लोगों ने चश्मा लगा रखे, इसकी अपनी कोई पावर फिक्स है ना, यानी फोकल लेंथ फिक्स है। लेकिन जो हमारा आई लेंस है इसकी कोई फोकल लेंथ फिक्स नहीं है, ये एडजस्ट करता है। पास की चीज़ें भी हम इसी आंख से देख लेते हैं या इसी लेंस से ही देखते हैं, और फॉर डिस्टेंस वाली भी इन्फिनिटी तक के डिस्टेंसेस की चीज़ें हम लोग को दिखती हैं। यानी इसकी जो फोकल लेंथ की कैपेसिटी है वो अप और डाउन होती रहती है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ये जो एडजस्टमेंट करने की पावर है फोकल लेंथ को, इसी को हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। यानी द पावर ऑफ एकोमोडेशन इज द पावर ऑफ चेंजिंग या वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ बाय आई। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन तो ये कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट वन, एक बार आप विचार करिए अपने मन से, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा। द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। आप सोचिए कहाँ बनाता है, तो आपने बता दिया रेटिना, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सही पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। बिकॉज आप सुन लीजिए मेरी बात, इसमें देखो एक बहुत खास बात लिख दी, यंग एडल्ट लिखा है। yes, एज के साथ ये थोड़ा बहुत वेरी कर जाता है। आप देखिएगा जो बहुत से बुजुर्ग लोग होंगे वो एकदम आईज में बिल्कुल क्लोजर करके बुक्स या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, क्योंकि उनका नियर पॉइंट काफ़ी पास हो जाता है। ये 25 नॉर्मल विजन है एक फिट पर्सन के लिए, ठीक है, इसलिए यंग एडल्ट वर्ड यूज़ किया गया है। अगर 25 से लेस देन आप लेकर के पढ़ें बुक को, तो थोड़ी देर में देखना आपका हेडेक होने लगेगा, ठीक है। तो क्लियर विजन रिलैक्स पोजीशन में हमारा कितना बनेगा? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ फोकल लेंथ। कौन चेंज करता है? किसकी हेल्प से हो पाती हैं? सिलरी मसल्स एडजस्ट होती हैं और फोकल लेंथ को चेंज कराती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन नीड्स, the question 5th is that a person needs a lens of power minus 5.5 diopters। ध्यान रखिएगा, निगेटिव पावर बताता है कि लेंस का नेचर कैसा है? कॉनकेव। कैसा है भाई साहब? कॉनकेव नेचर होता है इसका, ठीक है। फॉर करेक्टिंग दिस डिस्टेंट विजन, यानी कि कोई विजन को करेक्ट करने के लिए ये पावर का लेंस यूज किया गया है। अभी आप आगे बढ़ते जाइए, देखिए क्या कह रहा है। फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन ही नीड्स अ लेंस ऑफ पावर प्लस 1.5 डायोप्टर। ओके, ये कैसा लेंस होगा? कॉन्वेक्स होगा। कैसा होगा? कॉन्वेक्स। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग डिस्टेंट विजन एंड नियर विजन? क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग डिस्टेंट विजन, दूर के विजन के लिए और नियर विजन और पास के विजन के लिए। हमारे पास दो तरह के डिफेक्ट्स होते हैं ना, अब इन दोनों में पावर्स गिवन है और फोकल लेंथ पूछा है आपसे। ध्यान से समझना जरा, मैंने एक रिलेशन कभी आपको बताया होगा, ना बताया हो तो लिख लेना। पावर इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ होता है। क्या होता है? पावर इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ। बट ध्यान रखना, फोकल लेंथ मस्ट बी टेकन इन मीटर्स। फोकल लेंथ किस में ली गई हो, ये ध्यान रखना है। तो आंसर डायोप्टर में आएगा। अब यहाँ लेकिन उल्टा दिया, पावर गिवन है, फोकल लेंथ पूछी है, और पावर किस में गिवन है? डायोप्टर्स में। तो फोकल लेंथ किस में आएगी? मीटर्स में। तो चलिए हम लोग उठाते हैं फोकल लेंथ के लिए 1/p हो गया,
और P की वैल्यू पहले कितनी है 5.5, वो भी कैसा है निगेटिव, तो फोकल लेंथ निगेटिव आएगी। अच्छा ये लेकिन देखो मीटर्स में आ रहा, अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो सेंटीमीटर्स में आ जाएगा। हम आंसर सेंटीमीटर में लाना चाह रहे हैं एक्चुअल में, तो हमने क्या कर दिया अपने मन से 100 से मल्टीप्लाई, तो 100/this बना, डेसिमल हटा दो तो ये 1000 हो जाएगा कि नहीं। अच्छा अब 5 से कट करो, 5 2 जा 10 होता कि नहीं होता, बताओ भाई जी। 2 जा 10 हो गया और 2 0 बच गए, अपान में क्या बचा 11, 5 से कट किया मैंने। अब ये डेसिमल में चाहो तो कन्वर्ट कर दो, या ऐसे ही लीव कर सकते हो सेंटीमीटर, या ऐसे कर दो 11 1 जा 11, 9 बचा 90 हुआ, 11 8 जा 88, 2 बचा 20 हुआ, 11 1 जा और 11 7 जा अप्रॉक्सीमेट दिस सेंटीमीटर। अगर आप सेंटीमीटर में लेना चाहते तो आंसर ऐसा आएगा। अगर आपका मन मीटर में लिखना है सपोज करो तो 0.18, 2 डेसिमल खिसक जाएगा ऊपर। अगर हम इसी आंसर को मीटर में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, माइनस का 0.1817 मीटर्स एज रिक्वायर्ड। जैसा आपका मूड हो, या जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है कभी कभी तो हमें मजबूरी में आंसर मैच कराना होता है, तो आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट इधर कर दिया है, इसका सेकंड हिस्सा 1.5 वाला इधर कर रहा हूं मैं, देखो जरा। फिर फोकल लेंथ चाहिए 1/P से सॉल्व करेंगे हम लोग। किससे करेंगे भाई 1/P, और पावर यहाँ पर कितनी है बताओ जरा, इस बार कितनी पावर है, पॉजिटिव में है 1.5। अब देखिए इसको एज इट इज सॉल्व कर दोगे तो आंसर मीटर में आएगा। किस में आएगा, ये तो समझते हो ना बात, ये मीटर में आंसर देगा। लेकिन हम किस में लाना चाहते हैं, सेंटीमीटर में। हमने क्या किया 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, हमें सेंटीमीटर में चाहिए। अच्छा डेसिमल हटा दो, 1 0 अपने आप आ जाएगा, और 5 से कट कर दो, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, 200/3 आया। 3 से कट दो, 3 6 जा 18, ओके 2 और 0 20, 3 6 जा 18, वो 6 6 होता चला जाता है, इसलिए हम लोग 6 7 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, अगर मैनी टाइम्स नंबर रिपीट हो रहा हो तो लास्ट में डिजिट को बढ़ा के लिख देना। तो ये 66.67 सेंटीमीटर आ गया। नहीं समझ में आया क्या ये क्वेश्चन। इसके बाद वाला आप लोग रीड कर लीजिए, फिर उसके बात करते हैं। हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट, प्लीज ध्यान से सुनिए। द फॉर पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर। ये मायोपिक पर्सन है भाई साहब। मायोपिया या मायोपिक मीन्स नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस के अंतर्गत उस पर्सन को पास की चीजें तो क्लियर दिखती हैं, लेकिन फॉर ऑब्जेक्ट्स देखने में उसे प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये इसका डिफेक्ट है। नियर साइटेडनेस है तो उसे पास का दिखेगा, नियर का दिखेगा क्लियर, फॉर का नहीं दिखेगा। और अगर फॉर साइटेडनेस है यानी कि हाइपरमेट्रोपिया है तो दूर का दिखेगा, पास का नहीं क्लियर दिखेगा। ये तो डिफेक्ट्स की बात हो गई। अच्छा मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हम लोग कॉनकेव यूज करते हैं, और हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स यूज करते हैं। ये तो लेंस वाइज समझ लेना अच्छे से, ठीक है। आप कभी कंफ्यूज हो सकते हैं कि मायोपिया या नियर साइटेडनेस में पास का अच्छा दिखता है कि दूर का अच्छा दिखता है। अगर ऐसा कुछ है तो आप समझ लीजिएगा धृतराष्ट्र को पुत्र मोह यानी पुत्र डिफेक्ट था एक तरह से, तो पुत्र ही पुत्र दिखता था। तो नियर साइटेडनेस वाले को नियर डिफेक्ट है यानी कि वो पास का देख पाता अच्छे से है, ठीक है। तो बात यहाँ हम करते हैं इस क्वेश्चन की। सबसे पहले इसमें पूछा था व्हाट इज द नेचर, ओके, हमें लेंस का नेचर बताना है। तो डिफेक्ट कौन सा है बताओ, मायोपिक यानी मायोपिया। और मायोपिया के लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव। कौन सा यूज करेंगे भाई साहब, कॉनकेव। क्लियर, नेचर हो गया। फोकल लेंथ और पूछिए भाई 80 सेंटीमीटर दी है, मतलब वो पावर पूछा है, पावर। कॉनकेव है तो निगेटिव में पावर लिखोगे, पहली बात साइन निगेटिव रहता है कॉनकेव का और कॉन्वेक्स का पॉजिटिव रहता है। इसकी जब आप निकालोगे, मैं यहाँ निकाल देता हूँ, तो पावर इज इक्वल टू 1/80 होगा पहले, लेकिन ये होगा किसमें, डायोप्टर में। किसमें लेंगे, अब ये 80 है एक्चुअल में सेंटीमीटर, और मैंने क्या कहा था मुझे चाहिए किसमें, मीटर में। जब भी आप पावर फाइंड करें फोकल लेंथ किसमें चाहिए, मीटर में। अब देखो 80 को अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 80 में 100 से डिवाइड करोगे ना, वो 100 से जो डिवाइड करोगे वो एक्चुअल में ऊपर यहाँ पर आ जाएगा। आप कन्वर्जन समझ लें फिर से, 80/100 करो इसको मीटर कन्वर्ट करने के लिए, और जब नीचे 80/100 लिखोगे तो 100 ऊपर हो जाएगा लिफ्ट।
तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 10/8। कितना आ जाएगा? अब इसको और डिवाइड कर लो भाई, 5/4, और 5/4 को जब डेसिमल में कन्वर्ट करो तो कितना आएगा पता है? 4 1 जा 4, अभी 1 लिखा, 1 बचा 10 हुआ, तो 4 2 जा 8 और फिर 5, और डायोप्टर लेंस कैसा है बताओ? अच्छा ये वाला कॉनकेव है, तो आगे साइन कैसा लगाओगे? निगेटिव, निगेटिव लगेगा। माइनस का 1.25 डायोप्टर, इतनी पावर का लेंस रिक्वायर्ड है। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर डाल के नोट करते जाइएगा। ओके, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें प्लीज। ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंच गए 7 पर। किस पे पहुंच गए भाई जी? बढ़िया क्वेश्चन है, इसको अच्छे से जान लीजिएगा जरा। कह रहा मेक अ डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। पहले तो कहा डायग्राम बनाओ, हमने याद है थ्योरी में 3 डायग्राम बनवाए थे। पूरा आप उतना ही बना देना। सबसे पहले ऐसे आई बनाई थी, याद आ रहा है कुछ? ऐसे आई लेंस ऐसे बनाया था, याद है? ऐसे एक लाइन ड्रॉ की थी। और चूंकि हाइपरमेट्रोपिया है, इसको दूर का तो दिखता है, पास का नहीं दिखता है। इसका जो पास वाला ऑब्जेक्ट अगर है तो ध्यान देना, इसकी फोकसिंग थोड़ा बाहर हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? मतलब ये क्या बोलते हैं, ऐसे कहीं इधर दूर कहीं फोकस हुआ था जाकर के, ऐसे रेटिना से बाहर फोकस होगा। अब इसको अगर करेक्ट करना मुझे तो हमें कॉन्वेक्स लगाना पड़ेगा। कॉन्वेक्स की वजह से पहले ही फोकस हो जाएगा। हम इस पे बना देते डायग्राम, ठीक है? यहाँ हमारे पास जगह है। जैसे देखो हमने क्या किया, ये आई हमारी, राइट, ये इसका हमारा लेंस है। हम करेक्शन वाला केवल बता रहे हैं, ये तो बता दिया ऐसा रीजन ऐसा होता है। मैंने थ्योरी में पढ़ाया है, वैसे आप थ्योरी वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें डिफेक्ट्स पढ़ाए हैं। अब ये नियर ऑब्जेक्ट जो था, यहां पर लगा दिया हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस। क्या लगा दिया भाई जी? कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, जहां एक्चुअल फोकस हो रहा है उससे पहले ही फोकस कराने की कोशिश करता है, और कॉन्केव बाद में करा देता है। मतलब कॉन्केव फोकसिंग बढ़ा देता है उधर को, और कॉन्वेक्स नियर ले आता, पास में ले आता है। तो ये देखो रेटिना से बाहर फोकस हो रहा था, अब ये इस बार फाइनल फिर से कहाँ फोकस होने लगेगा? रेटिना पर। ऐसे एरो जरूर बना दिया करिए, ये रे डायग्राम्स होते हैं ना, इनमें एरो जरूर बनाया करिएगा जब भी आप डायग्राम बनाएं। तो ये हो गया पहला पार्ट हमारा। कह रहा है डायग्राम शो करिए, तो डायग्राम तो बना लेंगे, कोई दिक्कत। आगे के हिस्से पे मेन कैलकुलेशन पे आइए। द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रिक ऑब्जेक्ट इज 1 मीटर। नियर पॉइंट 1 मीटर है। What is the power of lens required to correct this defect? Assume that near point of the normal person is 25. यानी एक्चुअल होना कितना चाहिए? 25। हो कितना गया है? 1 मीटर। यही तो डिफेक्ट है, यही तो समस्या है। फोकस यहाँ होना चाहिए था, देखो अब फोकस होने लगा यहाँ जाके। प्रॉब्लम हो गई कि नहीं हो गई? यानी हम लोग इस तरह सोचें कि ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ होना चाहिए, इमेज पहुँच गई वहाँ पर। इस तरह इसको इमेजिन करेंगे। देखो इसको हम लोग ऑब्जेक्ट की तरह इमेजिन करेंगे u, और इसको हम इमेज की तरह इमेजिन करेंगे v। अब हम पहले फोकल लेंथ फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? फोकल लेंथ का फार्मूला अगर आपको पता है, लेंस के लिए 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सुना कि नहीं सुना भाई जी? लेंस में माइनस होता है और मिरर में यहीं पर प्लस होता है। अब कैलकुलेशन कर लेते चलो। तो 1/v की वैल्यू रख लो। v हमारा कितना हमने बताया? 1 मीटर कह रहे हैं। कितने हो रहे हैं लगभग? अच्छा, और 1/u की बात कर लेते हैं हम लोग। कितना होना चाहिए हमारा? 25 सेंटीमीटर। ओके, अब इसको एक काम करो, इसको भी उसमें कन्वर्ट कर लो मीटर्स में। एक मीटर है, दूसरा सेंटीमीटर, या तो दोनों मीटर में लो या दोनों सेंटीमीटर में लो। तो हम इसको जो सेंटीमीटर में ले लेते हैं 100। ओके, 1 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं? हाँ, अब एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना होगा? 100। ठीक है, 1 माइनस ये कितना हो जाएगा? 4। अच्छा, ये निगेटिव में आ रहा है ना, कॉन्वेक्स है ना ये। एक काम करो, उल्टा कंसिडरेशन है इसका मतलब, v इसको u इसको लो। ये कॉन्वेक्स है, ठीक है? कॉन्वेक्स लेंस के लिए सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ वैल्यूज पुट करते समय व्हाट हैपेंड? इसको हम चेंज कर देते हैं इस जगह पे अगेन। तो 1/, अब v के प्लेस पे हम लोग 25 सेंटीमीटर है ना, और ये 100। एलसीएम हो जाएगा 100।
ये 4 टाइम्स जाएगा और ये 1 टाइम्स। तो क्या आंसर क्या बनना है? 3/100। ये 1/f है। इससे f अगर बनाओगे तो क्या बनेगा पता है किसी को? f क्या बनेगा? 100/3, लेकिन यूनिट क्या रहेगी? हमने सेंटीमीटर लेके सॉल्व किया है। बट हम जब पावर फाइंड करते हैं, याद है, तो हमें फोकल लेंथ किस में चाहिए होती है? तो इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या बनेगा जरा बताओ? 100 से डिवाइड करो तो 1/3 मीटर्स बना कि नहीं बना बताओ? और पावर ऑफ लेंस होती है 1/f, बट f टेकन इन मीटर्स। बोलो भाई जी। तो फिर इसको पलट दो तो फिर क्या हो जाएगा? 3/1 आ जाएगा। और यूनिट क्या होती है? डायोप्टर। यहां देखिएगा हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? कॉन्वेक्स, इसलिए हमने पॉजिटिव का कंसीडरेशन दिखाया है। तो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर +3 डायोप्टर रिक्वायर्ड। ओके, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं मैं। Now the next question is, please listen. Question number 9. Why is normal eye not able to see clearly objects placed closer than 25? यही तो क्वेश्चन हम लोग को करना है। भाई अगर 25 से क्लोजर रख लीजिए तो क्यों नहीं हम लोग देख पा रहे हैं? एक तो पहली बात, फोकसिंग या एडजस्टमेंट का हमारा आई लेंस का जो मैक्सिमम या मिनिमम रेंज है वो कितनी है? 25। इससे नीचे का हमारी आईज या आई लेंस एडजस्ट या फोकस नहीं करता है। पावर ऑफ एकोमोडेशन की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 25 है और मैक्सिमम है वो इन्फिनिटी है। दूसरी रीज़न, अगर रख भी लो 25 से नीचे तो फिर हेडेक और स्ट्रेन आने लगेगा, आपके दिमाग में स्ट्रेस पैदा होगा, खिंचाव होगा मसल्स में, उससे हेडेक होने लगेगा। तो इसका लॉजिक हम बोल दे रहे हैं, उतना नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ रहे हैं 9 पे। किस पे आ रहे हैं? 8 पे। अच्छा 8 पे। तो पहले देखो पूछा व्हाई इज नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी, तो लिख लीजिएगा द पावर ऑफ एकोमोडेशन फॉर a young adult for least distance is 25 centimeter. For least distance is 25 centimeter and for least distance is infinity. Okay, so one cannot be easily seen any object. One cannot be easily seen any object closer than 25 centimeter. अब क्वेश्चन 9 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है? इसी से रिलेटेड है। What happens to the image distance in the eye when we increase the distance of object from eye? सुन लीजिएगा, हमारी आंख एक लेंस का काम करेगी कि नहीं करेगी बताओ? मैंने पढ़ाया था हमारी आईज में जो लेंस होता है वो कैसा लेंस होता है? कॉन्वेक्स। नहीं याद है? आई लेंस की जो नेचर वो कैसी है? कॉन्वेक्स है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बताया था? 1.44। याद है? ये बना कहाँ से होता है? प्रोटीन से बना होता है ना? तो क्वेश्चन फिलहाल हमसे लेकिन ये कह रहा है कि अगर हम इमेज डिस्टेंस को चेंज कर दें या इंक्रीज कर दें, देखो इंक्रीज, इफ वी इंक्रीज द इमेज डिस्टेंस क्या है ऑफ एन, अच्छा व्हाट हैपन इमेज डिस्टेंस इन आई व्हेन वी इंक्रीज डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब बात देखिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर आप इंक्रीज कर रहे हो, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर बढ़ता जाएगा, देखिए आई के, वैसे वैसे इमेज भी उस तरफ को बढ़ती चली जाएगी। अगर हमारी फोकसिंग है ना उस पर होगी, रेटिना पर ही, ऐसा नहीं कि वो रेटिना के और बाहर निकल जाएगा, लेकिन जो हम कैलकुलेशन वाइज देखेंगे फोकल लेंथ उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? हमारी आंख का जो कैपेसिटी वो क्या करती है? वो फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है। तो इसके लॉजिक में आप लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ, सीधा आंसर बोलता हूँ, लिखिए
when we increase the object distance, when we increase the object distance, our eye lens adjust its focal length. Our eye lens adjust its focal length to get image on retina. To get image on retina. इमेज उसे कहाँ चाहिए? फाइनली रेटिना पर ही चाहिए। ऑब्जेक्ट आप कितनी दूर भी ले जाओ उसी हिसाब से फोकल लेंथ बदलती चली जाती है, ठीक है, क्योंकि रिलेशन 1/f = 1/v - 1/u है, तीनों डाउन में है। तो ये तीनों का आपस में एडजस्टमेंट ऐसा रहेगा कि इमेज हमेशा कहाँ आती रहे? रेटिना पर। तो जब भी आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे या घटाएंगे फोकल लेंथ वेरी करेगी, ध्यान रखिएगा। अगर हम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लेस या इंक्रीज करेंगे तो एडजस्टमेंट किस में होगा? फोकल लेंथ में। यही पावर ऑफ एकोमोडेशन है। हम इसी आंख से पास की चीज़ भी देख पाते हैं और चाहे जितना दूर करते चले जाओ आप, ठीक है। तो व्हाट हैपन में आपको लिखना है टू एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ। आगे आइए, देखिए ये क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। वाई डू स्टार ट्विंकल? थ्योरी में डिस्कस करा चुका हूँ मैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स याद है? तो आप चाहें तो पीछे वाला वीडियो उठा करके देख लीजिएगा जिसमें ट्विंकलिंग पढ़ाई है, बट थोड़ा सा हल्का सा फिर भी बता दे रहे हैं। ट्विंकलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, बात समझना। इसका मेन अगर वन लाइन में हम आपसे आंसर पूछें तो आप क्या कहेंगे? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, याद है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। पहला तो सीधा आंसर वन लाइन में तो ये हो गया कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अगर और एक्सप्लेन करने का मन है आपका तो आप डायग्राम बना लो और डायग्राम बना के इसी टॉपिक को एक्सप्लेन कर दो। डायग्राम तुम्हें याद होगा, जैसे हमने ऐसे बनाया था, अर्थ ले लो, फिर अर्थ के बाहर ये एटमॉस्फेयर की तरह शो कर दो। ये सब क्या है? अर्थ का एटमॉस्फेयर है। वहाँ कहीं स्टार बना दो तो ज़्यादा ऊपर चला गया स्टार है। यहाँ कहीं मान लो ये स्टार है, ये पोजीशन ऑफ स्टार है। देखो वैसे आती है ऐसे है लेकिन घूमती चली जाती है। जब हमारे एटमॉस्फेयर में रेज इंटर करेंगी तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ये ऐसे कर्व में हो जाएंगी। तो जो पर्सन यहाँ पर बैठ करके देख रहा होगा उसे ऐसा लगेगा स्टार यहाँ कहीं है। कैसा लगेगा? और ये बार बार पोजीशन बदलती रहती है, बार बार, क्योंकि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस चेंज होती रहती हैं। तो हमें वो झिलमिलाता हुआ, झिलमिल सितारों का संगम नहीं सब कुछ था, तो वही कहने मतलब वो सितारे झिलमिलाते हैं, उसको ट्विंकलिंग करते हैं। तो ये झिलमिलाहट जैसी जो महसूस होती है वो किस वजह से होती है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। डिटेल में है तो वहाँ वीडियो देख ले। एक और टॉपिक देख लो भाई, अगला वाला क्वेश्चन, इसको हटा दे रहे हैं, इसमें इतनी हिंट लिख लो अपने लिए, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इस क्वेश्चन नंबर पे। बाद बाकी मटा रहे हैं यहाँ से भी मैटर। अरे हटो यार, मैं साफ करने दो इसको। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा कौन सा नंबर आ गया? क्वेश्चन 10 हो चुका है। अब आइए हम लोग 11 पे बात करते हैं। कह रहा हूँ एक्सप्लेन व्हाई द प्लैनेट्स डू नॉट। ओके, गुड क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन, ये उस दिन डिस्कस नहीं हुआ था शायद। अच्छा यार, स्टार तो ट्विंकल करते हैं, देखा तुमने? प्लैनेट्स क्यों नहीं करते हैं? प्लैनेट्स जहाँ वहीं वैसे ही दिखते रहते हैं। हाँ, क्योंकि जो स्टार्स होते हैं वो अपनी खुद की लाइट एमिट करते हैं, लेकिन प्लैनेट्स कोई लाइट नहीं एमिट करते। अच्छा, नहीं, एक्चुअल में स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम द अर्थ बट प्लैनेट्स आर क्लोजर एज कंपेयर टू। वैसे तो प्लैनेट्स भी दूर हैं, लेकिन जब स्टार से कंपेरिजन कहेंगे तो कहेंगे प्लैनेट्स आर वेरी क्लोज टू अर्थ एज कंपेयर टू स्टार्स। तो इसमें जो आने वाली लाइट है प्लैनेट्स से वो उतनी ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करती है, तो जो ट्विंकलिंग का कॉन्सेप्ट है वो अपीयर ही नहीं हो पाता है, उससे पहले ही लाइट आ चुकी होती, उतना डेविएशन नहीं हो पाता है। तो इसका आंसर लिख लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन, ये क्वेश्चन कह रहा है ना हमसे, एक्सप्लेन व्हाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। तो लिखिएगा प्लैनेट्स आर वेरी क्लोज टू, प्लैनेट्स आर वेरी क्लोज टू अर्थ as compared to stars, as compared to stars, so the light coming from planets does not deviated in significant amount। डेविएशन तो होगा बट उतना नहीं होगा कि उसको हम एग्जामिन कर पाएं।
तो सो डज नॉट डेविएटेड इन सिग्निफिकेंट अमाउंट विच कैन बी ऑब्जर्व, विच कैन बी ऑब्जर्व, जो हम लोग ऑब्जर्व कर पाएँ, इतना ज़्यादा अमाउंट डेविएशन हो पाता है। लास्ट वन, वाई डू द स्काई अपीयर्स डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू द एस्ट्रोनॉट्स। जो अंतरिक्ष में यात्री जाते हैं, एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, उनको स्पेस कैसा दिखता है, डार्क कैसा दिखता है, काला, ब्लैक। वाई? क्योंकि एटमॉस्फेयर तो प्रेजेंट नहीं है भाई। देखो ब्लू क्यों आता था, ध्यान देना, हम लोग को ऊपर स्काई ब्लू क्यों दिखता है, एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर में क्या होता है, स्कैटरिंग होती है। क्या होती है, स्कैटरिंग होती है। स्कैटरिंग हो के हमारे पास आईज में कौन सी लाइट आ पाती है, ब्लू। स्पेस में अगर आप चले गए, वहाँ एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो स्कैटरिंग जैसा कुछ, तो पूरी की पूरी हमें पूरा अंधकार ही दिखेगा। तो यहाँ पर इसका लॉजिक लिख लीजिएगा, द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ये इस क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बोल रहा हूँ, द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर surrounding the earth, and here phenomena of scattering is appeared, phenomena of, and here phenomena of scattering is appeared, यानी यहाँ पर scattering का concept काम करेगा। but in space astronauts observe dark, astronauts observe dark because of there is no atmosphere and no scattering of light, because there is no atmosphere and no scattering of light। ओके, वहाँ ना तो एटमॉस्फेयर है ना ही स्कैटरिंग है। ये देखिए हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। अगले वीडियो में हम लोग इसके एग्जाम्पल्स इसी चैप्टर के डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।